गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्लेटफॉर्म। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे पर्सनल मैसेज किया था और यूट्यूब पे भी बोला था कि सर आप एक लेक्चर सीरीज़ को तैयार कीजिए जो कॉमर्स की क्लास 12th अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के ऊपर फोकस रखेगी। सो मैंने अभी स्टार्ट कर दिया है आज वीडियोस को बनाना। आपको ये वीडियो इतनी ज़्यादा ब्रीफ मैनर में मिलने वाली हैं, आपको छोटे छोटे से कंसेप्ट से लेकर हाई लेवल के कंसेप्ट इसमें सिखाए जाएंगे। बेसिकली बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं हमारे यूट्यूब पे जो आपको सीधे क्वेश्चन सॉल्व करवा देते हैं। जैसे पार्टनरशिप चैप्टर है आपका, तो शेयर चैप्टर है आपका, तो उसके थ्योरी पोर्शन को वो छोड़ देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि आपके माइंड में जो कंसेप्ट बिल्ड होना होता है वो नहीं हो पाता अच्छे से, और आप सीधे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं तो आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते और आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं अच्छी रहती। तो उसके लिए मैं आपको इतनी ब्रीफ मैनर में वीडियोस बनाने वाला हूँ। आप डेली वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताइए जो क्लास 12th में इस समय हैं, और क्लास 11th की भी बेसिकली सेम इस टाइप की सीरीज़ में बनाने वाला हूँ। आपको सबको बच्चों को पता है कि क्लास 12th की 3 बुक्स हैं हमारे पास। एक है हमारे पास अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स की, ठीक है। सेकंड बुक है हमारी कंपनी अकाउंट की। थर्ड है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तीनों की तीनों बुकों के हर एक चैप्टर, हर एक कंसेप्ट आपको मिलने वाले हैं। ये सीरीज़ वीडियो की डेली आपको एक वीडियो मिलेगी। ये आपकी इंट्रोडक्शन वीडियो है। आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ इसको शेयर कीजिए। अगर शेयर करोगे तो उनको भी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो आप जैसे देख रहे होंगे मैंने स्लाइड ओपन कर दी है। हमारी फर्स्ट स्लाइड है टुडेज़ सब्जेक्ट अकाउंटेंसी एंड चैप्टर फर्स्ट अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स। आपको अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म के फंडामेंटल सिखाने वाला हूँ मैं आज आपको न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं स्टार्ट कराऊंगा। जब तक आप थ्योरी से अच्छे से अपने कंसेप्ट बिल्ड नहीं कर लेते तब तक हम आपको प्रैक्टिकल पे नहीं लेके जाएंगे। सॉरी बैकग्राउंड साउंड जो आ रही है, सॉरी ये वीडियो मैं घर से बना रहा हूँ तो इसलिए जो साउंड आ रही है उसको थोड़ा सा आप झेल लीजिए। आप कंसेप्ट पे फोकस कीजिए, कंसेप्ट आपका क्लियर होगा और आपको अच्छे से बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी हर एक चीज़, ठीक है। ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। सो लेट्स बिगिन विद द टुडे चैप्टर दैट इज़ अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म। आप सब ने क्लास 11th में अकाउंट्स की बुक में एक चैप्टर पढ़ा था लास्ट, दैट इज़ द सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए आपने क्या किया था, उसके लिए ट्रेडिंग बनाया था, प्रॉफिट एंड लॉस बनाया था, बैलेंस शीट बनाया था। एक्चुअली होता क्या है, जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है उसमें जो बिजनेस का ऑनर होता है वो इंडिविजुअल हो रहता है और वो सारा का सारा रिस्क इंडिविजुअली बियर करता है, और जितनी भी इन्वेस्टमेंट रहती है वो इंडिविजुअली उसकी तरफ से रहती है। और बिज़नेस का जितना भी कंट्रोल रहता है, उसके बिज़नेस का जितना भी प्रेमिसेस के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं वो इंडिविजुअल के तरफ से किए जाती हैं। बट आपको एक चीज़ आपके माइंड में स्ट्राइक कर रही होगी कि हमारा जो इंडिविजुअल रहता है वो हर एक एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता। देखिए, अगर आपके अंदर कंट्रोलिंग पावर है तो आई थिंक क्या पता आपके पास प्रोडक्शन पावर नहीं हो। प्रोडक्शन पावर नहीं होगी, क्या पता आप एक अच्छे सेल्समैन नहीं हो। मींस कि एक पर्सन के अंदर मल्टीपल स्किल्स नहीं रहते। तो उसी प्रकार जो बिज़नेस है उसको सफ़र करना पड़ता है। बट अभी बिज़नेस को सफ़र नहीं करना पड़ेगा बिकॉज हम एक नए टाइप के बिज़नेस को लेके आ रहे हैं और नए बिज़नेस को पढ़ेंगे हम, दैट इज़ द पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है। सो अभी हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं साथ साथ में कि पार्टनरशिप फर्म क्या होती है। सो हम पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे इसके बारे में। देखो, मैंने आपको सीधे बताया देयर इज़ अ सर्टेन लिमिटेशन ऑफ सोल ट्रेडर। मैंने आपको ये समझा दिया कि जो हमारा सोल ट्रेडर होता है उसकी बहुत सारी लिमिटेशंस रहती हैं। लिमिटेशन इसलिए रहती हैं क्योंकि उसके पास कैपिटल, उसके पास रिस्क बीयरिंग पावर, उसके पास कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, उसके पास कैपिटल स्किल्स, उसके पास कंट्रोलिंग, एवरीथिंग इज़ लिमिटेड। सो उसको हम कवर आउट करने के लिए हमारे पास एक नए टाइप का बिजनेस आ रहा है दैट इज़ नोन एज द पार्टनरशिप। सो पार्टनरशिप जो एक्चुअली होता क्या है, ये रिलेशन होता है म्यूचुअल ट्रस्ट एंड फेथ का। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक दो दोस्त हैं राम और श्याम, वो किसी बिजनेस को स्टार्ट करने वाले हैं। तो भाई वो बिजनेस जो स्टार्ट होगा वो किसके ऊपर होगा, ट्रस्ट और फेथ पे होगा। हम एक दूसरे पे विश्वास करेंगे, ठीक है। हम विश्वास करेंगे और एक दूसरे पे रिलाई करेंगे। अगर रिलाई करेंगे तो हम सोचेंगे कि हाँ हम दोनों जुड़ चुके हैं, हम दोनों पैसा इन्वेस्ट करेंगे, हम दोनों अच्छा सा काम करेंगे और हम अच्छे सा प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो उसी टाइप का हमारा ये बिजनेस रहता है दैट इज़ नॉन एज द पार्टनरशिप फर्म। और आगे आगे आप देखते जाओगे, आपको अच्छे से समझ आता जाएगा, ठीक है। इसलिए हमारे
इंडिया में एक एक्ट बना था, पार्टनरशिप एक्ट 1932। देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर हमने एग्जिस्ट करना हो तो उसके लिए कुछ हमें लीगल रिक्वायरमेंट चाहिए होती हैं। तो गवर्नमेंट ने 1932 में ये एक्ट पास कर दिया था कि आप एक पार्टनरशिप बिजनेस को रन कर सकते हो, ठीक है। इसलिए ये लिखा हुआ है, एज पर द अकाउंटिंग व्यू पॉइंट अ पार्टनरशिप फर्म इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट बिजनेस एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स पार्टनर। However, as per the legal viewpoints, a partner firm is not a separate legal entity. In other words, it has a no existence separate from its partner. It means that in the case of bankruptcy of the partner firm, private estate of the partner would be liable to meet the firm debts. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और आपको समझनी भी चाहिए। वो कहता है कि अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से, हम अकाउंटिंग व्यू पॉइंट का मतलब ये होता है कि जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे उस सिचुएशन में ऑनर का और पार्टनर, बिजनेस का और पार्टनर का दोनों का सेपरेट लीगल है, मींस उनकी सेपरेट रिकॉर्डेशन होगी, ठीक है। उनकी सिमिलर रिकॉर्डेशन नहीं होगी। अगर पार्टनर कुछ भी विड्रॉन करेगा तो उसकी हम रिकॉर्डेशन करेंगे, अगर बिजनेस कुछ भी पे करता है तो हम उसकी रिकॉर्डेशन करेंगे। बट लीगल पॉइंट ऑफ व्यू कहता है इन द केस ऑफ बैंकरप्सी, बैंकरप्सी का मतलब क्या होता है, इंसॉल्वेंसी मीन्स द पर्सन इज अनेबल टू पे द डेट्स। पर्सन इस सिचुएशन में आ चुका है कि वो अभी पैसा पे, लाइबिलिटी अपनी पे नहीं कर सकता। तो हमारा पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है, अगर वो पर्सन लाइबिलिटी पे नहीं कर सकता उसे अपनी पर्सनल पॉकेट से करना पड़ेगी। इट मीन्स डैट द पार्टनर हैज़ अ अनलिमिटेड लाइबिलिटी, मीन्स कि जब तक वो पूरी तरह से पैसा ख़त्म ना कर दे, चुका ना दे, तब तक उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी से भी पैसा लिया जा सकता है, ठीक है। और हमारा जो डेफिनेशन है पार्टनरशिप का वो किसके अंदर शो करता है, सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। मीन्स किसी भी एक पर्टिकुलर की हम अगर डेफिनेशन पढ़ते हैं ना तो वो डेफिनेशन कहीं ना कहीं हमें स्टेट की होगी। ऐसे तो हम डेफिनेशन अपने से बना नहीं सकते, कहीं ऑथर ने दी होगी या फिर किसी एक्ट के अंदर लिखी होगी। तो जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट बना था उसकी सेक्शन 4 हमें डिफाइन करती है पार्टनरशिप क्या होती है, ठीक है। वो बोलता है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन who have agreed to share the profit of the business carry on by all or any one of them acting for all। ये आपको ध्यान से समझनी है। बोलता है कि पार्टनरशिप एक रिलेशन है बिटवीन द पर्सन्स, मीन्स इंसानों के बीच में एक संबंध है जो एग्री करता है कि हम बिजनेस कैरी ऑन करने वाले हैं और हम प्रॉफिट भी शेयर करेंगे जब पैसा कमाएंगे, और बिजनेस हम सारे भी कर सकते हैं और हमारे बिहाफ पे एक पर्सन भी कर सकता है। इसको मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर 3 पार्टनर्स हैं और 2 पार्टनर कहीं एम्प्लॉयड हैं। वो क्या करते हैं, सिर्फ कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स के और मिनिमम हेल्प करते हैं। बाकी जो उनका एक पार्टनर है वो फुल टाइम आपके बिजनेस में रहता है, वो पूरी तरह से काम करता है। इसलिए ये एग्जाम्पल है मैंने आपको बताई, बिजनेस कैरी ऑन बाई ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। आई थिंक अभी तक आपको पार्टनरशिप के बारे में पता चल गया होगा। अभी नेक्स्ट हम इम्पॉर्टेंट फीचर्स, एलिमेंट्स एंड कैरेक्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये एक इंसान के भी कैरेक्टर होते हैं, इंसान कितना लॉयल है, कितना पंचुअल है, वो काम कैसे ऑनेस्टी से करता है। उसी प्रकार हमारे भी पार्टनरशिप के कुछ कैरेक्टर हैं। अगर वो कैरेक्टर हमारे सुटेबल हैं तो हमारी पार्टनरशिप एक्ट एग्री रहेगी, अगर वो नहीं है तो हमारी पार्टनरशिप अच्छे से नहीं चलने वाली। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट, दैट इज़ अ 2 और मोर पर्सन। देखो, हम 1 पर्सन और 1 और मोर देन 1 ये नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर 1 पर्सन रहेगा तो वो हमारा सोल ट्रेडर बिजनेस होगा, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं 2 और मोर। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 persons टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। अ पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट स्पेसिफाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहता है कि पार्टनरशिप एक्ट हमारा स्पेसिफाई नहीं करता कि हमारे मैक्सिमम पार्टनर कितने होने चाहिए, बट सेक्शन 464 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 रिस्ट्रिक्ट्स नंबर ऑफ पार्टनर टू 50, और रूल 10 भी यही चीज़ कहता है। ये अंडर रूल 10 के भी लिखा हुआ है कि बोलता है कि मैक्सिमम पर्सन कितने होने चाहिए 50 और मिनिमम कितने होने चाहिए 2। ये आपको दिमाग के अंदर नोट डाउन कर लेना है। अगर कोई बच्चा रेगुलर वीडियो फॉलो करेगा वो अपनी एक नोटबुक बना लीजिए और जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं साथ साथ में बोलता हूँ वो उसको नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि ये कंसेप्ट आपके एमसीक्यूज जो आते हैं एग्जामिनेशन में, चाहे वो जेके बोर्ड हो चाहे वो सीबीएसई हो, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है अगर वो आप साथ साथ में पढ़ोगे। सेकेंड हमारा फीचर कहता है दैट इज़ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का क्या मतलब होता है,
किसी के बीच में हम एग्रीमेंट, टर्म्स एंड कंडीशंस रखते हैं कि हम अगर बिजनेस करेंगे तो ऐसा होगा, उस कंडीशन में ये वाला कंसेप्ट लगेगा, उस कंडीशन में ऐसा वाला कंसेप्ट, इसको कहते हैं एग्रीमेंट, ठीक है। पार्टनरशिप इज अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, इट मस्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट, नॉट बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। कहता है कि ये कई लॉस ऑपरेट नहीं करेंगे हम किसी दूसरे के ऊपर, बट हमारा एग्रीमेंट ऑपरेट होगा, ठीक है। जैसे आपको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, वो लॉ के अकॉर्डिंग चलती है, बट ये वाला जो पार्टनरशिप है ये एग्रीमेंट के बेसिस पे चलने वाला है। और अगर आप बोलोगे सर एग्रीमेंट किस टाइप का, देखो एग्रीमेंट हम सेल एग्रीमेंट भी बनाते हैं। आपने देखा होगा, अगर आपने कहीं गाड़ी को बेचा होगा, जहाँ ख़रीदा होगा, तो एक सेल डीड बनती है, उसमें हमारा एग्री होता है कि हाँ भाई मैं इतने में अपनी गाड़ी आपको हैंड ओवर कर रहा हूँ और आप अपनी ऑनरशिप इसको ट्रांसफ़र करा सकते हैं। उसी प्रकार का हमारा ये क्या रहता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहती है, ट्रू एंड फेथ, कहते हैं ट्रुथ और फेथ, ये दोनों चीज़ों पे हमारी चलती है पार्टनरशिप। तो ये जो एग्रीमेंट रहेगा ये ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, इसमें कोई भी स्पेसिफाई नहीं है कि हमें ओरल ही करना है, रिटर्न ही करना है। बट आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर फॉर एग्जांपल 2 पार्टनर्स अपना बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं, अगर उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाती हैं, उस कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे पास एक ही चीज़ बचती है, डैट इज़ नोन एज द एग्रीमेंट। इफ़ द एग्रीमेंट इन रिटर्न, अगर एग्रीमेंट को रिटर्न में होगा तो वी हैव टू प्रेजेंट दैट एग्रीमेंट इन टू द कोर्ट, ठीक है। कोर्ट के सामने हम उसको पेश कर सकते हैं और कोर्ट हमें उसका कोई ना कोई जुडिशियल रिव्यू देगा, क्योंकि उनके पास एविडेंस है। अगर हमारा ओरल एग्रीमेंट होगा तो उससे हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते, इसलिए आपको कोशिश करना है एग्रीमेंट शुड बी इन रिटन फॉर्म, ठीक है। द एग्रीमेंट फॉर्म द बेसिस ऑफ म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़, उसमें बताया जाता है कि आपके अधिकार क्या है और आपकी ड्यूटीज़ क्या है, आपने क्या क्या करना है, क्या क्या निभाना है। सो थर्ड फीचर इज़ एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। कहता है पार्टनरशिप कैन बी फाउंड फॉर द पर्पस ऑफ कैरी ऑन सम बिजनेस। देखो पार्टनरशिप अगर बिजनेस में की जाती है वो किसके लिए, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करने के लिए की जाएंगी ना, ऐसे क्यों आप एग्जिस्टेंस में आ जाओगे, ऐसे तो कोई आने नहीं वाला। विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग, हर एक बंदे का इंटेंशन क्या रहता है आज, पैसा कमाना, ठीक है, फॉर अर्निंग ऑफ मनी। बट एक चीज़ आपको बच्चे ध्यान रखनी है, सच बिजनेस मस्ट बी लीगल, मीन्स वो लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करना चाहिए। आइदर ये नहीं है कि 2 बंदे बैठे हैं तो बोले यार हम अल्कोहल बनाना स्टार्ट कर देते हैं, हम कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, डैट विज नॉट बी परमिसिबल, वो परमिसिबल नहीं है हमारे पार्टनरशिप एक्ट के अंदर। तो आपको ये ध्यान रखनी है चीज़ कि हमारा जो बिजनेस कैरी ऑन करने वाले हैं वो लीगल होना चाहिए। अ जॉइंट ऑनरशिप ऑफ सम प्रॉपर्टी बाय इटसेल्फ कैन बी अ पार्टनरशिप। वो बोलता है कि जॉइंट ऑनरशिप है अगर किसी प्रॉपर्टी की, तो उसे हम पार्टनरशिप नहीं कहेंगे भाई, उसको नहीं कह सकते हम, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ फीचर है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। देखो जब हमारा बिजनेस स्टार्ट होगा उसके बाद हम एक्टिविटीज़ रन करेंगे, एक्टिविटीज़ करने के बाद हम कुछ ना कुछ पैसा कमाएंगे। तो वो बोलता है द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर मस्ट बी एम टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। इफ द सम पर्सन जॉइन हैंड्स टू रन सम चैरिटेबल एक्टिविटी इट विल नॉट कॉल्ड पार्टनरशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहता है कि अगर कोई बंदे आपस में मिलते हैं और वो स्टार्ट कर देते हैं क्या चीज़, चैरिटेबल एक्टिविटी, मीन्स नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और चैरिटी मीन्स टू हेल्प समवन, तो उसको हम पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। पार्टनरशिप किसको कहेंगे, जिसके अंदर हम शेयर कर सकें प्रॉफिट। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में हम प्रॉफिट शेयर नहीं कर सकते। फर्दर इफ द पार्टनरशिप इज डिप्राइव्ड फॉर हिज राइट टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इज कांट बी अ पार्टनर, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल द पार्टनर शुड शेयर द लॉस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारे के सारे पार्टनर प्रॉफिट तो शेयर करेंगे, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक पार्टनर लॉस को बियर करे, ठीक है। इट मे बी एग्रीड बिटवीन द पार्टनर डैट वन और मोर ऑफ देम शैल बी लाइबल फॉर लॉस। कि हम एक आपस में जब एग्रीमेंट कर रहे होंगे तो हमारे आपस में बातचीत चलेगी और हम डिस्कस कर लेंगे कि जो हमारा लॉस होगा वो कौन बियर करेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट फीचर रहता है हमारा रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन्स रहती हैं, मेरे को ये पहले भी क्वेरीज आई थी बहुत ज़्यादा। ईच पार्टनर इज़ एन एजेंट एज वेल एज पार्टनर ऑफ द फर्म। एन एजेंट बिकॉज कैन बाइंड द अदर पार्टनर बाई हिज एक्ट। अभी आपने सबने सुना होगा, जैसे आप LIC के बारे में, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के बारे में सुना होगा, वो क्या करती है, एजेंट हायर करती है। एजेंट क्या करते हैं, उनके पॉलिसी को सेल करते हैं मार्केट में। तो उस सिचुएशन में क्या रहता है कि जो
एक एक्ट बना होता है, उस एक्ट के आगे पीछे उन सब एजेंट्स को चलना पड़ता है। जैसे हमारे LIC पॉलिसी फ्रेम करेगी, उस बिहेव पे उसको चलना पड़ेगा, ठीक है। एंड प्रिंसिपल बिकॉज ऑफ हिमसेल्फ कैन बी बाउंड बाय एक्ट ऑफ अदर पार्टनर्स। देखो, अदर पार्टनर, एक जैसे फॉर एग्जांपल टीचर होता है, सारे बच्चे उसकी बात सुनते हैं ना, तो उस समय उसके वो एजेंट बन जाते हैं, ठीक है। और जो प्रिंसिपल भी होता है वो भी बाउंड होता है किसी न किसी एक्ट के अंदर। उसने बोला है कि कभी कभार क्या होता है, जो एक पार्टनर रहता है, जैसे कोई एक पार्टनर है, उसको एक प्रिंसिपल मान के बाकी वाले उसके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। और जो वो वाला प्रिंसिपल भी है ना, वो भी किसी न किसी पार्टनरशिप एक्ट के अंदर बाउंड है। तो इसलिए कभी कभार वो प्रिंसिपल बन जाएगा और कभी कभार वो एजेंट बन जाएगा। नेक्स्ट फीचर है बिजनेस कैरी ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ दम एक्टिंग फॉर ऑल। ये मैंने पहले भी समझाया कि बिजनेस एक्टिविटीज सबके सब भी कर सकते हैं और सबके बिहाफ पे कोई एक भी कर सकता है, ठीक है। ये कोई परमानेंसी नहीं है कि सारे के सारे काम करेंगे, ठीक है। मैंने आपको पहले भी एग्जांपल देके समझाई, अगर 2 एम्प्लॉय होंगे, वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना टाइम टू टाइम बिजनेस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, बट एक्चुअली पार्टिसिपेट हमारा एक बंदा कर रहा है तो वो कर सकता है, ऐसा हमारा एक्ट कह रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, अ पार्टनरशिप फॉर्म एज अ नो सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट्स मेंबर, इट मे मीन्स दैट all the agreement enter with the firm will be enforceable against each partner separately and jointly। मैंने आपको बोला कि हमारे पार्टनर के बीच में कोई भी सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है। जो भी रूल्स रेगुलेशंस होंगे वो सारे पार्टनर्स के ऊपर फॉलो हैं, वही कंपनी के ऊपर फॉलो होंगे, ठीक है। वही फॉर्म के ऊपर, पार्टनरशिप फॉर्म के ऊपर फॉलो होंगे, ठीक है। कंपनीज एंड अदर टाइप ऑफ बिजनेस। कहता है पार्टनरशिप कैनॉट कम इनटू एग्जिस्टेंस इन द एब्सेंस ऑफ एनी। कहता है कि पार्टनरशिप हमारी एग्जिस्टेंस में आ ही नहीं सकती अगर ऊपर दिए हुए कोई भी फीचर्स अगर लैक करते हैं, ठीक है। अगर आपको ये अच्छे से समझ आ रहा है तो वेल एंड गुड। अगर आपको कोई क्वेरीज रहती हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में मैसेज कर दीजिए, मैं आपको कमेंट कर दीजिए। जैसे ही मैं आपके कमेंट्स रीड आउट करूँगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका वो वाला कंसेप्ट क्लियर करके फिर आगे चलूँगा। नेक्स्ट टॉपिक रहता है राइट्स ऑफ पार्टनर। देखो, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई बंदे काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप के अंदर एग्जिस्टेंस आए हैं, तो उनके कुछ ना कुछ राइट्स होंगे, ठीक है। जैसे एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट्स बना हुआ है, उसके अंदर कंज्यूमर के कुछ राइट्स हैं कि अगर कंज्यूमर के ऊपर कोई ट्रेडर माल ट्रेड प्रैक्टिसेस फॉलो करता है, ठीक है, कुछ गलत एक्टिविटीज़ फॉलो करता है, तो उसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट कुछ ना कुछ चार्ज करती है, ठीक है। इस प्रकार हमारे कुछ राइट्स रहते हैं पार्टनर के। एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू शेयर द प्रॉफिट और लॉस विद अदर इन द एग्रीड रेशो। कहता है कि एग्रीड रेशो वर्ड से आपको कोई कन्फ्यूज़न रहेगी तो मैं आपको क्लियर कर दूं। एग्रीड का मतलब होता है जब हमने पार्टनरशिप फॉर्म बनाई थी, हमारा एक एग्रीमेंट हुआ था, उस सब हमने एग्रीड किया था कि इस रेशो में हम प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करेंगे, और ये पार्टनर का राइट है कि उसी एग्रीड रेशो में वो क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करेंगे। सो नेक्स्ट पार्टनर का राइट रहता है एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू टेक अ पार्ट इन कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। तो ये तो निश्चित ही बात है ना, अगर कोई बिजनेस पार्टनरशिप हम कर रहे हैं तो हम पार्टनर बन चुके हैं, तो हमारा ये राइट है कि हम ऑर्गेनाइजेशन में कंडक्ट जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट रहेगा एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू कंसल्ट इन द मैटर रिलेटेड टू पार्टनरशिप बिजनेस। बिल्कुल जी, बहुत सारे मैटर, लीगल मैटर हो, फाइनेंशियल मैटर हो, प्रोडक्शन मैटर हो, तो हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। देखो, इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज़ द मेजर वर्क ऑफ द पार्टनर्स, बिकॉज हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमें क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं कि बिजनेस के अंदर कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, ये सारा कुछ बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स बताती हैं। तो हमें ये इंस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी भी होता है, बिकॉज हमें ऑडिट भी करवाना होता है, हमें टैक्स भी पे करना होता है, हमें वेरियस लाइबिलिटीज़ को भी कंप्लीट करना होता है, पे ऑफ करना होता है, तो हमें ये इंस्पेक्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसअलाउ का मतलब, जैसे हमारे ए और बी दो पार्टनर हैं, राम और श्याम। राम की वाइफ है प्रतिभा, तो प्रतिभा ऑर्गेनाइजेशन में आना चाहती है क्योंकि राम को पता है कि बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, बट शाम इस कंडीशन में डिसएग्री हो जाता है। वो बोलता है कि देयर इज़ अ नो अलाउडेशन ऑफ एनी अदर पार्टनर। तो इस समय वो अपना राइट यूज़ करके उसको बिजनेस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करने देगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट राइट। नेक्स्ट होता है एवरी पार्टनर इज़ अ जॉइंट ओनर ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। बिल्कुल जी, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉपर्टीज़ होंगी उसका जॉइंट दोनों का अधिकार रहेगा उस प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है। पॉइंट नंबर 7 पे आ जाइए। इफ़ द पार्टनर हैज़ गिवन अ लोन टू द फर्म ही हैज़ अ राइट टू रिसीव द इंटरेस्ट एट द एग्रीड रेट।
बोलता है कि अगर कोई पार्टनर लोन देता है फर्म को तो वो उसको राइट है कि वो इंटरेस्ट रिसीव कर सकता है एग्रीड, जिस रेट में एग्रीड किया गया था। बट अगर एग्रीड नहीं किया गया होगा तो इंटरेस्ट उसको मिलेगा 6% पर एनम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप अपनी नोट डाउन कर लीजिए बुक्स में, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करेंगे ये चीज़ आपको बहुत बार इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये आपको यूटिलाइज़ करनी है। If the partner incurs expenses or making a payment on the behalf of firm, he has all right to be indemnified by the firm। कहते हैं कि अगर कोई भी एक्सपेंसेस, कोई भी खर्चा, जैसे फॉर एग्जांपल हम दिल्ली से जम्मू आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन का कुछ काम करने के लिए, और रास्ते में बहुत सारे खर्चे होंगे, बहुत सारे एक्सपेंसेस होंगे, मील का एक्सपेंसेस होगा, हमारा पेट्रोल का एक्सपेंसेस होगा, हमारा टोल के एक्सपेंसेस होगा, ये सारे के सारे उस पार्टनरशिप फर्म को बियर करना पड़ेंगे। एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग ए प्रॉपर नोटिस। कहते हैं कि हर एक पार्टनर का राइट है, वो रिटायर हो सकता है भाई, बिल्कुल, जब एज हो जाती है तो रिटायरमेंट लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उस कंडीशन में नहीं तो हेल्थ की इल कंडीशंस हो जाती हैं, अगर और कोई कंडीशंस बन जाए तो हम एक प्रॉपर नोटिस देने के बाद ऑर्गेनाइजेशन लीव कर सकते हैं। ये थे हमारे राइट्स, ठीक है। अभी एक और देखो, हमारा 1932 में पार्टनरशिप एक्ट आया, उसकी आपने देखा होगा उसकी लाइबिलिटी कैसी रहती है, अनलिमिटेड। उसको जब तक पर्सनल प्रॉपर्टी से भी चुकाना ना पड़े पैसा तब तक उसको छोड़ा नहीं जाता। उसकी कंडीशन को देखते हुए एक हमारे पास कंसेप्ट आया लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ये कंसेप्ट आया था हमारा 2008 में। द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इन इंडिया कम्स इन एग्जिस्टेंस विद द इनेक्टमेंट ऑफ द लिमिटेड लाइबिलिटी एक्ट 2008 विच ले डाउन द लॉ ऑफ फॉर्मेशन एंड रेगुलेशन ऑफ लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी। इसमें इस केस में क्या होता है, अगर आप अंडर 2008 एक्ट LLPs के अंदर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर करवा देते हो तो आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड बन जाती हैं जितनी आपने वो रजिस्टर्ड किया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोला होगा मैं 5 लाख तक मैं रजिस्टर्ड हूँ, 5 लाख तक मैं क्या करूँगा, अगर लाइबिलिटी मेरे पर होगी तो मैं पे ऑफ कर दूँगा। बट पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, जब तक आप पूरी तरह से पे ऑफ ना करोगे लाइबिलिटीज़ को तब तक आपको छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो पर्सनल प्रॉपर्टी से भी आप पे ऑफ करते हो, ठीक है। नेचर ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी है, LLP इज़ अ कॉर्पोरेट बॉडी है, इनकॉर्पोरेशन अंडर एक्ट है। इट इज़ अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर। इसके अंदर ये लीगल एंटिटी है जिसमें हम पार्टनर को क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं। LLP इज़ अ परपेचुअल सक्सेशन, चलती रहती है, ठीक है। एनी चेंज इन द पार्टनरशिप ऑफ LLP शेड नॉट अफेक्ट इन द एग्जिस्टिंग rights or liabilities of LLP। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 shall not be applied to a LLP। देखो जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932 वाला वो एप्लीकेबल नहीं होता LLP पे। ये थे हमारी आज की कुछ टॉपिक्स, कुछ बेसिक्स जो बहुत इम्पॉर्टेंट थे आपके लिए। ऐसे ही आपको जितने भी छोटे छोटे कंसेप्ट रहेंगे चैप्टर्स के वो मैं आपको कंप्लीट करवाते जाऊंगा। आपका सिर्फ एक ही काम है, डेली के डेली आपने जितना पढ़ाऊंगा वो आपको पढ़ लेना है और हम एक एक चीज़ को कवर करेंगे। जैसे जैसे न्यूमेरिकल्स आएंगे उसको भी हम कवर करते जाएंगे। तो आपका काम है पढ़ना और अच्छे से देखते रहना चैनल को, और डेली टू डेली वीडियोस देखनी है आपको। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों, जितने भी 12th क्लास के बच्चे हैं उनको आपने बताना है कि ये चैनल है, इसके अंदर ऐसे ऐसे वीडियोस आ रही हैं, तो आपके ये लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जैसे ही हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे आपको और बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा देखने का वीडियोस, क्योंकि हम छोटे छोटे, जैसे आपका ड्राइंग के कंसेप्ट बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कंसेप्ट हो गए, सैलरीज़ के, कमीशंस के, मैनेजर कमीशंस के, वो आपको सबके सब मैं आराम से और ईजिली मैनर में कवर कराऊँगा और आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, टेक केयर, बाय बाय।